जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि छात्रों आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास मैथ में यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए तो फिर डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला जो क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है वो दे रखा है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। इसमें बेटा हमें ये लासा दे रखा है, ठीक है, यानी एक 26 और 156 का जो लासा है वो 156 दे रखा है इसमें, ठीक है। अब हमें इसमें मासा का मान ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से बताएंगे, इसको सॉल्व करके भी बताएंगे और इसको शॉर्टकट तरीके से ट्रिक के द्वारा भी आपको सॉल्व करना बताएंगे कि किस तरह से ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो चलिए तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना है 26 और 156, ठीक है, सॉल्व करके निकालते हैं। 26 और 156 को क्या करेंगे बेटा, हम इनके फैक्टर कर ले रहे हैं, गुणनखंड, ठीक है। तो जब इनके गुणनखंड करेंगे हम 26 के अलग कर लेते हैं, ठीक है, और 156 के अलग कर लेते हैं गुणनखंड दोनों के, ठीक है। तो इसको 2 से काटो, ये 13 बार कटेगा, ठीक है। इसके बाद में फिर इसमें भाग दो 13 से और 1 बार जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 2 से दोगे तो ये जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 बचा 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे 2 से फिर दे दो 1 बार, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 2 निम 18, ठीक है। 1 बार अब 2 से नहीं जाएगा यहाँ पे, तो अब इस बार हम क्या करते हैं 3 से दे के देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 से जाएगा बेटा ये 13 बार, कितनी बार 13 बार। और अब एक इस बार हम 13 से और दे लेते हैं तो ये 1 बार चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो भी हमारे फैक्टर आए हैं उनको हम इधर लिख लेते हैं। देखो ये है 2 गुणा 13, ठीक है। और जो इधर वाले के हैं 156 के उसको भी लिख लो 2 गुणा, ठीक है, और 13 इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मिलाने के लिए लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो भी बचे हैं उनको भी लिख लो, ठीक है। तो एक 2 लिख लिया, 2 और 3 बचा है, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दो 2 और 3। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इनको मैच करके देख लो 2 और 13, ठीक है, ये दोनों अपने मैच हो गए हैं तो इनको एक एक लिख लेते हैं 2 गुणा, ठीक है, 13। तो 13 दूनी कितना आ गया 26। जो इसका बेटा जो हमारा HCF यानी मासा जो निकल के आया है वो 26 आया है, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करके निकाला हमने, इसको हम ट्रिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखो ट्रिक क्या होती है, तो ट्रिक होती है हमारी, जैसे कि मान लो यहाँ पे 26 और 156 हमें दे रखा है, तो इसका जो लासा जो दे रखा है वो 156 यानी इसी संख्या का है, ठीक है। और अगर मासा पूछे तो पहले वाली जो संख्या होती है वो मासा होती है, ठीक है, और दूसरी संख्या लासा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली वाली जो संख्या है वही अपना मासा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 वाला, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, ठीक है। जो हमें ये द्विघात बहुपद दे रखा है इसके हमें शून्यक बताने हैं। तो देखो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करने होंगे, ठीक है। ये जो बहुपद दे रखा है इसके, तो चलिए बेटा इसके फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल लेते हैं हम रफ पे, ठीक है। तो ये जो बहुपद दे रखा है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, कितना है x² और प्लस 3x और प्लस 2, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो ये जो बहुपद दे रखा है इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ पे बेटा बराबर में हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है, शून्यकों के लिए। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी 2 है यहाँ पे और आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। जब 2 का 1 में गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। जब 2 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 आएगा, ठीक है। 2 और 1 यानी इन दोनों का जो यानी 2 का जो फैक्टर आया है वो 2 और 1 है, 2 एकन 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो x² और प्लस, ठीक है, यहाँ 3x है तो 3x के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2x और प्लस 1x और प्लस में यहाँ पे, ठीक है, 2 है तो लिख दो ऐसे ही बराबर में 0। अगर बेटा आपको फैक्टर अच्छे से गुणनखंड जो है आपको अच्छे से निकालना नहीं आता है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक बहुत ही ज्यादा बेसिक से बेसिक 0 लेवल से बिल्कुल फैक्टर निकालना सिखाया है। आप चैनल पे जाके वीडियो को देख लेना, उसकी लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल हम इसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेना होगा हमें, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस, ठीक है, कितना है यहाँ पे 2
और यहाँ प्लस का साइन लगा के कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लिया तो x प्लस, ठीक है, 2 और यहाँ पे बराबर में 0 है। अब थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक बार तो जो कोष्टक वाली संख्या है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, x प्लस 2 और एक बार कोष्टक के बाहर वाली को मिला के लिख लेते हैं x प्लस 1 बराबर में 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 रख के देख लेते हैं। x बराबर ये माइनस का 2 हो जाएगा और x बराबर ये माइनस का 1 हो जाएगा। यानी जो बेटा हमारे यहाँ पे जो शून्य निकल के आए हैं वो -2 और -1 है। देखते हैं -2 और -1 जो डी वाला ऑप्शन है इसमें, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी वाला। तो इसमें जो अपना बेटा -1 और -2 है ना, डी वाला करेक्ट ऑप्शन, इसी को हम कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या रखा है, यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है, ठीक है, तो अल्फा यानी a का मान क्या है, यानी a का मान हमें इसमें बताना है। जो a का मान बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे। देखो यहाँ पे जो योग है वो दे रखा है किसका, शून्यकों का। तो शून्यकों का योग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे जो शून्यकों का योग होता है उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा। ये शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही तो होता है। अब यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है, ठीक है, इस बहुपद में से हमें a b c के मान निकालने हैं। यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान के चलेंगे और a का मान कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे b का मान कितना है -a है ना, b का मान -a है और c का मान कितना है, c का मान 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये a b c के मान है हमारे पास यहाँ पे, और अल्फा बीटा का मान यानी शून्यकों का जो योग है वो हमें दे रखा है इसमें 7। तो इसमें 7 लगा दो बराबर और माइनस का साइन लगा दो, और b का मान कितना बेटा, यहाँ पे माइनस का a है b का मान। अब बट्टे में यहाँ पे क्या है बेटा, बट्टे में यहाँ पे a है और a का मान हमारे पास कितना है, a का मान 1 है, तो 1 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो कैंची का गुणा कर दो। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे और कैंची का गुणा करेंगे, या ऐसे ही लिख दो। यानी a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, a बराबर हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस कर दिया और बराबर में 7 है। तो a का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, कितना, 7। तो देखो बेटा इसमें जो अपना b वाला ऑप्शन है ना, ये जो b वाला ऑप्शन है अपना 7, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में अपना, ठीक है, 4 वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, ठीक है, इसमें हमें शून्यकों का योगफल बताना है, ये जो बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल होता है, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, उसी से हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे अपना शून्यकों का योगफल होता था, क्या होता था, यानी अल्फा, ठीक है, और प्लस बीटा क्या होता था, बराबर -b/a। और यहाँ से a b c के मान निकाल सकते हैं हम। a का मान कितना है, 3 है, ठीक है, और b का मान 5 है, तो इसमें 5 लगा दो। ठीक है, b की जगह पे कितना, 5, और a का मान कितना था, 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है लगा दो। ठीक है, तो यहाँ 3 रख दिया। तो अब यहाँ से बेटा जो हमारा शून्यकों का जो योगफल है वो -5/3 होगा। ठीक है, कितना, -5/3। देखो कहाँ है ऑप्शन में, -5/3 इसमें जो, तो इसलिए बेटा इसमें जो ऑप्शन सी वाला है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बाद में अपना। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने एक रैखिक समीकरण का घात होगा, यानी जो रैखिक समीकरण का जो घात होता है, यानी एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो हमारा जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, कितनी हो, घात 1 हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन अपना बेटा सी वाला है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कह रखा है समीकरण युग्म x + 2y और +5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0। तो इसमें बेटा इसने पूछा है के हल हैं, यानी इसमें जो इन दोनों का जो समीकरणों का अपना जो हल होगा वो क्या होगा। यहाँ पे ये अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं है या इनमें से कोई नहीं है।
तो चलिए बेटा यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, ये जो दोनों समीकरण दे रखे हैं अपने, ठीक है, यानी पहला ये समीकरण है और ये दूसरा है, ठीक है। इन दोनों में से हमें ए बी सी के मान निकालने हैं सबसे पहले। तो ए बी सी के मान हम कैसे निकालते थे, इनका एक व्यापक समीकरण होता है, और व्यापक समीकरण क्या होता है, वो होता है बेटा अपना ए एक्स प्लस बी वाई और बराबर, यहाँ पे वाई है, ठीक है, और बराबर में सी, ठीक है। तो जो ए का मान है यहाँ से एक आ गया, यानी ए वन, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता था अपना ए वन बट्टे ए टू, इसी तरह से तो होता था, और बी वन बट्टे बी टू होता था यहाँ पे, और सी वन बट्टे सी टू यहाँ पे होता था। अब क्या करेंगे, ए वन का मान जो है एक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए टू का मान माइनस का 3 है, और बी वन का मान कितना है 2 है, और यहाँ पे जो बी टू का मान है वो माइनस के 6 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे सी वन का मान जो अपना है वो 5 है वैसे तो, जब लेकिन यहाँ पे अपने जो फॉर्मूले में है, यानी जो व्यापक समीकरण में है, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, पक्षांतर करके, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो अपने दोनों जो समीकरण हैं, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिया 6, देखो 1/3 है यहाँ भी, और यहाँ भी 1/3 है, माइनस माइनस का दोनों जगह, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये अलग है, यानी यहाँ पे जो x और y हैं, जब बेटा ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों ये कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो x और y की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका इन दोनों का ये समीकरण हैं, इनके कोई हल नहीं होंगे। तो इस वजह से बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो इसका ऑप्शन सी है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई हल नहीं, ठीक है। अब यहाँ के बाद में देखते हैं बेटा अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या रखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x और प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो जो मूल समान होते हैं, यानी मूल हमारे कब समान होते हैं, ठीक है, जब मूल हमारे समान जब होते हैं जब d का मान 0 होता है, ठीक है। d यहाँ पे क्या है, विविक्त कर, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट जो बोलते हैं, ठीक है, d का मान जब अपना 0 होता है तभी अपने मूल समान होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण है इसमें से हम ए बी सी के मान निकालेंगे। कैसे, देखो 3x² माइनस 6x और प्लस k बराबर 0, यही तो है, और एक वो होता था अपना व्यापक रूप, ठीक है, इसका तो ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0। यहाँ से a का मान निकाल लो, 3 हो गया, और b का मान माइनस के 6, और c का मान कितना हो जाएगा k, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो d बराबर क्या होता था हमारा, d बराबर होता था b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d का मान हम यहाँ पे निकालेंगे, तो d का मान तो 0 हमें लगाना होगा, क्यों, मूल बराबर के लिए, और जो b का मान है वो लगा दो माइनस के 6 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुणा a का मान 3 है, ठीक है, 3, और गुणा c का मान कितना है k। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 0 को उधर करके, ठीक है, आसान हो जाएगा। देखो पक्षांतर नहीं कर रहे हैं हम, बस अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 और माइनस 4 तिया 12 के कर दो बेटा यहाँ पे 12 के, और बराबर में, ठीक है, 0 रख लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको जब 36 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 12 के और बराबर माइनस के 36 हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ के बाद बेटा जो k बराबर है अपना 36/12 हो जाएगा, और 12 से 36 को काट दो, कितनी बार कट जाएगा ये, ठीक है, 12 तिया 36, 3 बार कट जाएगा, यानी जो k का वैल्यू है वो अपना बेटा निकल के आ चुका है। कितना है, जो k का वैल्यू है अपना वो यानी 3 है। तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन का जो ए वाला जो ऑप्शन है ना 3, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद बेटा जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या क्या रखा है, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x और प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं, यानी हमें इसके मूल निकालने हैं। और मूल निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो अपना समीकरण दे रखा है इसको लिख ले रहे हैं, 3x² और प्लस 5x और प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए बी सी के मान है वो निकाल लेंगे। तो ए बी सी के मान, ए का मान 3 हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर 3, और बी का मान 5 हो गया, और सी का मान 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो विविक्त कर निकालने के लिए क्या करते थे, यानी मूल निकालने के लिए यहाँ पे डी बराबर, ठीक है, लिखते थे b² माइनस 4ac, और जो डी बराबर बी का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है यहाँ पे 3 है, लगा दो गुणा,
और सी का मान कितना है बेटा, सी का मान 3 है। तो डी बराबर यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस देखो 4 तिया 12, ठीक है, और 12 ती 36 हो गया, यहाँ पे कितना 36। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो 6 में से 5 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, वो भी माइनस का, यानी जो अपना डी का वैल्यू जो निकल के आया है ना वो माइनस का आया है। और जब डी का मान अपना बेटा माइनस का होता है यानी ऋणात्मक होता है तो मूल हमारे कैसे होते हैं, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते। ठीक है, कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, यानी अवास्तविक होते हैं या वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा जो भी अपना जो सी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर जो अपना 9 है, ठीक है, आगे जो दे रखा है इसने, ये समांतर श्रेणी यानी एपी वाले चैप्टर में से है अपना। ठीक है, तो इसने कह रखा है समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0 और 5/2 का 11वां पद होगा। तो इसने बेटा इसमें 11वां पद पूछ लिया है। ठीक है, तो चलिए 11वां पद भी हम बता देते हैं किस तरह से सॉल्व करके। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमें जो 11वां पद है यानी 11वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 11वां पद निकालने के लिए देखो अभी इसको थोड़ा और नीचे करके ठीक से समझाते हैं। तो जो 11वां पद है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 11वां A11 बराबर, ठीक है, यानी AN बराबर क्या होता था, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा यहाँ पे अपना, देखो इसमें से हम सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ए की जरूरत पड़ेगी, ए के मान की, एन का मान और डी का मान। तो एन का मान यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, एन का मान कितना है, क्योंकि 11वां पद पूछ रहा है तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ से डी का मान है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, और ए का मान कितना हो जाएगा, इसमें से ए का मान वही होता है जो प्रथम पद होता है अपना पहला वाला। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -5। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा, अभी यहाँ पे डी का मान चाहिए। तो देखो डी का मान हम किस तरह से निकालेंगे, जो दूसरा वाला पद है उसमें से पहले वाले पद में से, ठीक है, यानी जो दूसरा वाला पद है दूसरे में से पहले वाले पद को हम घटा देंगे, या लास्ट वाले में से हम अगर 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी देखो अगर 5/2 में से 0 यानी कोई सा भी घटा दो, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा दो, तो ये बेटा अपना यानी 5/2 में से अगर 0 को घटा दिया तो यहाँ पे ये 5/2 ही बचेगा। तो डी का मान इस तरह से आ चुका है। ठीक है, अब इसमें सभी मान लगा दो। तो जब हम मान लगाएंगे यानी A11 का जब हम मान निकालेंगे तो A का मान कितना है, -5, और प्लस n का मान 11 है, -1, और यहाँ पे बेटा जो D का मान है वो 5/2 निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद बेटा जो A11 का मान जो निकलेगा -5, और यहाँ पे 10 बचा और 10 पंजे 50 हो गया, ये कितना बेटा 50। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50/2, तो ये कितना हो जाएगा, A11 बराबर -5 और यहाँ पे प्लस का ये हो जाएगा 25। ठीक है, और अभी -5 कम और कर दो इसमें से, तो A11 का मान कितना आ जाएगा, ये अपना 20 आ जाएगा, कितना 20। तो इसलिए बेटा देखते हैं इसमें 20 है ऑप्शन में, ये जो A वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पहला ही मिल गया अपना, जो A वाला ऑप्शन है, नहीं ये नहीं है बेटा, ये तो माइनस का है। ठीक है, कौन सा है अपना, यानी प्लस वाला होगा जो सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ के बाद मतलब जो अपना क्वेश्चन नंबर जो 10 है 10 वाला, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कह रखा है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे बेटा हमें एक जो एपी दे रखी है ये, ठीक है, क्या एपी यानी समांतर श्रेणी जो दे रखी है यहाँ पे, तो -5, -1 और -3, 7 का सार्वधातर होगा। बहुत आसान है। ठीक है, कैसे निकालना, देखो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो। ठीक है, तो इसमें से 7 में से ये 3 को घटा दो तब भी वही आएगा। ठीक है, और माइनस अगर 1 में से बेटा हम यहाँ पे यानी जो दूसरा वाला पद है उसमें से जो पहला वाला पद घटाएंगे। ठीक है, तो घटा दो -5 है ना, तो -1 और ये +5 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा अपना 4 बचेगा, कितना 4। देखो इसमें ऑप्शन में है 4, तो यहाँ पे बेटा ये अपना जो ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन है 4 वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कह रखा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बहुत ही इजी और शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। देखो 1 से 15 तक इसने संख्या हमें दे रखी है, तो क्या करना है, देखो जो पहली संख्या है यानी 1 से 15 तक संख्या है अपनी। ठीक है, तो पहली संख्या है यानी पहली संख्या को लिख लो 1,
प्लस लास्ट वाली संख्या है 15, 15 को लिख लो और बट्टे में नीचे 2 कर दो। ठीक है, ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। 15 और 1 कितना हो गया 16, बट्टे कितना हो जाएगा 2, और 2 से काटोगे 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बेटा सही जो आंसर होगा वो 8 होगा। क्या सही 8, तो इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम बढ़ते हैं बेटा जो अपना अगला वाला जो क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज ठीक है होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज पता होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले तो आपको त्रिभुज पता होने चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज मैं छोटा बना लूं, ठीक है, और एक त्रिभुज बड़ा बना दूं, भले ही छोटे बड़े हैं ये इनकी, लेकिन जो भुजाएं हैं वो एक समान है और इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो एक समान होगा। इसलिए ये जो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं ठीक है वो समरूप होते हैं। कैसे समरूप, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समरूप वाला। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या क्या रखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत ही आसान सवाल पूछा इसने कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो बेटा मूल बिंदु तो सबको ही जानता है, मूल बिंदु जो अपने होते हैं ठीक है वो इस तरह से मान लो ये अपना ठीक है एक्स अक्ष है और ये अपना वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जहाँ पे ये दोनों अक्ष काटते हैं ठीक है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु बोलते हैं। और ये अपना 0,0 होते हैं, क्या होते हैं 0,0। इसलिए जो इसका ऑप्शन डी है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0,0। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अपना अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या रखा है, बिंदुओं 8,3 एवं 4,0 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो बेटा बीच की दूरी निकालने के लिए इन दोनों बिंदुओं को लिख लेते हैं, यानी जो निर्देशांक हैं उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8,3 ठीक है, और ये है अपना 4,0 ठीक है, ये दोनों अपने निर्देशांक हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे जो बीच की दूरी का जो अपना एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था बेटा, वो होता था यानी d बराबर छोटी वाली d होती है ठीक है, यानी अंडर रूट में यहाँ होता है x2 माइनस x1 और यहाँ पे इसका स्क्वायर करके प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको मान को यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे रखते हैं x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो इसमें लगा दो, देखो x2 का मान लगाओ। सबसे पहले x2 का मान क्या है बेटा, यहाँ पे x2 का जो मान है बेटा वो 4 है, कितना 4। ठीक है, तो माइनस x1 का मान कितना है 8 है और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस और y2 का मान कितना 0 है और y1 का मान 3 है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो यहाँ के बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर प्लस और यहाँ भी 3 का यानी माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है बेटा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में देखो माइनस का जो 4 है उसको अगर बाहर निकालेंगे यानी इसका वर्ग करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, कितना 16, और प्लस यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, जब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये बेटा 25 होता है अपना। ठीक है, और जो 25 को अगर हम यानी इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 का ठीक है, यानी जो 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं अपने यहाँ पे बेटा ठीक है, यानी 5 इकाई कौन सा है 5 इकाई, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई। अब यहाँ के बाद बेटा बढ़ते हैं अपने जो 15 वाला क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। यहाँ पे देखते हैं हम किसके बराबर है, तो ऐसे तुक्का नहीं लगाना, क्या करेंगे देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे लिख लेते हैं इसको एक बार, तो 9 sec स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9 को अगर हमने दोनों जगह है कॉमन ले लो, और जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही तो बचेगा। अब जो बेटा यहाँ पे 9 की जगह पे तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये बेटा किसी के बराबर होता था। ठीक, यहाँ पे बेटा त्रिकोणमिति में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये सर्वसम्मिका में यहाँ पे जो इसका कुछ मान होता था, यानी ये किसी के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, ये 1 के बराबर होता था। इसलिए जब 9 का गुणा 1 में करेंगे तो यानी
ये हो जाएगा अपना 9 ही हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो 9 देखते हैं कहाँ पे है, ये बी वाला ऑप्शन है 9। ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम बढ़ते हैं बेटा, अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 में इसने क्या रखा है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ठीक है अच्छे से तैयारी करना। वैसे तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, लेकिन इसके चांस 100% रहते हैं ठीक है बोर्ड में आने के। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यदि tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, √3, तो tan थीटा बराबर √3 दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो tan थीटा बराबर जो √3 है वो देखेंगे हम tan में किसका मान होता है। तो √3 है बेटा वो अपना tan 60 का मान होता है, किसका, tan 60 का। तो tan से tan यहाँ कट गया। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश। देखो 60 अंश इसमें कहीं ऑप्शन में है, देखो 60 अंश डी वाला ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो इसलिए अपना जो ऑप्शन डी है 60, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा अपना क्वेश्चन है 17 यानी 17 वाला, और क्वेश्चन नंबर 17 में इसने क्या रखा है, बिंदु 3,4 की YH से दूरी। तो देखो बेटा इसमें क्या करना होता है, जो अपने दो बिंदु दे रखे हैं ना, यानी 3,4 ये अपने बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, इसमें ये x का मान होता है, 3 जो पहले वाला है वो x की वैल्यू है और दूसरा वाला जो y की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें जो YH से पूछे यानी बिंदुओं की जो दूरी YH से पूछे तो हमें x का मान बता देना है। ठीक है, अगर XH से पूछे तो हमें y का मान बता देना है, लेकिन यहाँ पे बेटा YH से पूछ रहा है। ठीक है, और इसलिए बिंदु 3,4 की जो YH से दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। इसलिए इसमें बेटा जो बी वाला ऑप्शन है ना 3 इकाई, यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद में डियर स्टूडेंट जो भी अपना 18 वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें इसने क्या रखा है, यदि sec a बराबर 5/3 तो tan a का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan a का मान निकालना बहुत आसान है। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो sec a है उसको ऐसे लिखो। ठीक है, sec a बराबर कितना है, 5/3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें मान किसका पूछा, tan a का, तो tan a बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो sec a जो होता था वो बेटा किसके बराबर होता था, sec a होता था अपना कर्ण बट्टे आधार, यानी यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्ण का मान है वो कितना है, 5 है। कर्ण का मान कितना है, यानी k बराबर 5 है अपना। ठीक है, तो 5 है और आधार का मान कितना है, 3 है। ठीक है, आधार का मान 3 है। यहाँ से क्या करेंगे, देखो बेटा हम यहाँ पे जो tan a का जो मान होता है ना अपना, वो क्या होता है, tan a का मान होता है यहाँ पे बेटा लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब के लिए हमें लंब चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लंब बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो अपना कर्ण है कर्ण का वर्ग और माइनस, ठीक है, आधार का वर्ग, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अंदर कोष्ट उसमें हो जाएगा रूट में, और यहाँ पे ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो ये क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 16 बचेगा, और 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 जो है अपना लंब का मान अपना आ चुका है यहाँ पे। अब जब tan का मान हमें लिखना है तो कितना है, लंब, यानी लंब है अपना, ठीक है, 4 है, तो 4 और आधार कितना है बेटा अपना, आधार ये रहा 3, यानी जो 4/3 है ना वही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो 4/3 कहाँ है बेटा, यहाँ पे 4/3 ऑप्शन ए वाला वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद बेटा अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 में इसने क्या रखा है, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बेटा यहाँ पे अगर कोई हम वृत्त ले लें, मान लो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, तो इसने जो कह रखा है किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाओं का मतलब यहाँ पे जो स्पर्श करती हुई जो रेखा हैं वो कितनी खींची जा सकती हैं। तो आप खुद देख सकते हो हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हम जितना चाहे उतनी रेखाएं यहाँ पे खींच सकते हैं। इसलिए बेटा इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो ए वाला ऑप्शन है ना, अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ के बाद में देखते हैं बेटा अपना जो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या रखा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी
यानी जो 44 मीटर की एक परिधि वाला एक वृत्त है, ठीक है। तो बेटा वृत्त की परिधि हमारी होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, वो होती है 2πr। ये क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। ये वृत्त की परिधि होती है कितनी, 2πr। अब यहाँ पे बेटा वृत्त की परिधि हमें दे रखी है 44 मीटर, तो 44 मीटर हमें क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि। और 2 और पाई का मान यहाँ पे लगा दो, कितना होता है 22/7 हमने लगा दिया, ठीक है। और आर का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम 22 से अगर 44 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा बेटा ये, ठीक है। और 2 से भी 2 को काट सकते हैं। अब इसके बाद में कैंची का गुणा कर दो, और कैंची का जब गुणा करेंगे हम तो यहाँ पे 7 इधर आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r बराबर 7, कितना हो जाएगा, r बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर 7 जो है बेटा इसमें, यानी जो हमारी त्रिज्या है 7 मीटर, इसका जो बी ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।